बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में जो हमने लीनियर रिग्रेशन सीखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि कैसे उसका मॉडल वर्क करता है, उसी को अब हम पाइथन कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरह से हम उन चीज़ों को, वो तमाम जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हमने की थी, उनको हम किस तरह से पाइथन कोड के ज़रिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज़, जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की, उनके मुतालिक थोड़ा सा सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्चुअल कोड पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है जब हम मशीन लर्निंग के कोड्स बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसमें है NumPy। NumPy का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन इज़ अ पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस along with mathematical functions to operate on them efficiently। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम एरेज और मैट्रिसेस जो होते हैं उनके ऊपर हम मैथमेटिकल फंक्शंस को या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। मोस्ट कॉमनली इट इज़ इम्पोर्टेड एज import numpy एज np। यहाँ पर आपके पास जो, अगर आपने पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है तो आपको पता होगा, जब हम किसी लाइब्रेरी को कॉल करते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं और फिर हम जिस नाम से उसको कॉल करवा रहे होते हैं वो यहाँ पर एज के साथ लिख देते हैं। यहाँ पर हम इस लाइब्रेरी को कॉल करेंगे np के नाम से। इसके अंदर एक मेथड है हमारे पास, एरे मेथड या फंक्शन है एरे, और ये हमारे पास काम आता है एरेज क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमने दो एरेज क्रिएट किए। एक हमारे पास पहली लाइन में जो एरे है वो है सिंगल डायमेंशन, इसको हम वेक्टर भी कहते हैं, और दूसरी में हमारे पास है 2 डायमेंशनल एरे। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखना चाहें तो हम इसको स्पाइडर में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो एरेज क्रिएट किए, एरे 1 और एरे 2 स्पाइडर में। और यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है सिंगल कॉलम, और यहाँ पे हमारे पास एरे 2 में यहाँ पे हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का की एरे है। अगर हम इसी में 3 रोज और 2 कॉलम की एरे बनाना चाहें तो इसमें हम एक और इसके अंदर एरे का इजाफा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3,2 एरे आ गई, और ये हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली एरे ऑफ एरेज है, यानी कि एक हमारे पास ये आप आउटर एरे है जिसके अंदर हमारे पास ये 3 एरेज हैं। तो इस तरह से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट हम एरेज जनरेट भी कर सकते हैं। 3x3 की ज़ीरोज़ की एरे जनरेट कर सकते हैं, 1s की एरे जनरेट कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एरे जनरेट कर सकते हैं, और एक ख़ास नंबर ऑफ रेंज के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 0 to 10 नंबर्स की एरे हो जिसके अंदर स्टेप 2 हो, यानी कि 0, 2, 4, 6 ये नंबर्स हों। इसी तरह से हम एक लाइन स्पेस, हमारे पास मेथड है जिसके अंदर हम 5 इवनली स्पेस वैल्यूज़ बिटवीन 0 and 1 क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इनको भी हम स्पाइडर में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा np.zeros 3,3। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे जनरेट हो गई है जिसके अंदर, जो कि जिसका साइज 3x3 है, और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1s लिख दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक 1s की एरे जनरेट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं i लिख दूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गई, और यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर एरे जनरेट हो गई जिसके अंदर आप देखें स्टार्ट हो रहा है 0 से, फिर नेक्स्ट 2, फिर 4, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप साइज दिया हुआ है 2, 0, 2, 4, 6, 8। और अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स जनरेट हो गए
0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। ये 5 नंबर जनरेट्स हो गए। किस रेंज के दरमियान? 0 से 1 के दरमियान। इसी तरह से हम एरे को शेप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जो हमारे पास, उसको हमने रीशेप कर दिया। वो 2,3 थी, उसको हमने 3,2 कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, तब हम जो हमारे एरे 3 है उसको हम रीशेप करते हैं। वो हमारी 3,2 है, हम उसको 2,3 कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू एरे इज इक्वल टू ARR3 डॉट रीशेप, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3,2 को 2,3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नई एरे आ गई 2,3 की। और इसी तरह से अगर हमें इस एरे के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करनी है तो बहुत आसान है। जैसे ARR3 प्लस 2, तो इसमें हर एलिमेंट के अंदर 2 ऐड हो गया। अगर मैं इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहता हूँ तो इसमें हर एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने देखा कि हम अगर एरे के अंदर 2 ऐड कर दें तो हर एलिमेंट के अंदर 2 ऐड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो हर एलिमेंट के अंदर हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हम रैंडम नंबर्स भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है np.random.rand, और यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है मैट्रिक्स का वो हम डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे बिटवीन 0 to 1। और अगर हम एक ख़ास रेंज के अंदर रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं, जैसे 1 to 10 के दरमियान, तो हमने 1,10 लिख दिया, और इस सूरत में हमारे पास 2,2 की एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी रैंडम नंबर्स की, जिसके अंदर रेंज होगी 1 to 10। और अगर हम रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर उसके लिए हम लिख देंगे array_nd_n। इनको हम रन करके देख लेते हैं पाइथन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें, जब हमने np.random.rand किया तो 3/3 के हमारे पास एक रैंडम नंबर्स की एरे जनरेट हो गई, जिसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 1। और यहाँ पे हम अब नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने एक 3/3 की रैंडम नंबर्स की एरे जनरेट कर दी। इसी तरह से मैं एरे की इंडेक्स और स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। जैसे अब यहाँ पे प्रिंट AR2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास ARR एरे है, इसमें जो 2 नंबर का इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो पहले इंडेक्स की वैल्यू है 0, 1 एंड 2, तो 2 पे हमारे पास 30 है, तो उस सूरत में हमारे पास आउटपुट की आएगी 30। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर उसकी स्लाइसिंग करूँ 1 to 4, तो यहाँ पर वो 1 to 4 जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये इंडेक्स हैं, 1 to 4, 1 इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 तक। तो इंडेक्स 1 पर 20, 30 और फिर 4 पर है 40, तो ये 20, 30 और 40 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं एग्रीगेशन फंक्शंस इंप्लीमेंट करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एरे को, यहाँ पे जितनी भी इसके एलिमेंट्स की तमाम वैल्यूज़ को मैं सम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया np.sum। तो यहाँ पे उसने 1 2 3 4 5 को ऐड किया, तो मेरे पास टोटल आ गया 15। अगर मुझे इसका एवरेज या मीन लेना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मीन। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया np.max। इसी तरह से अगर इसमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए तो np.min, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली np.std। और अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है तो जैसे मेरे पास है ये एक A एरे है इस साइज़ की और ये B है,
मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट के लिए np डॉट डॉट लिख दिया a कॉमा b का, तो मेरे पास इसकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे इसको ऐड कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि दोनों को एक साथ कर देना है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एरे 1 1 2 3 और एरे 2 है 4 5 6, तो इन दोनों को मिला के मुझे एक एरे बनानी है, तो मैंने क्या लिख दिया, एच स्टैक। कॉन्कैटिनेशन के लिए मेरे पास है एच स्टैक, np डॉट एच स्टैक, और विद इन ब्रैकेट मैंने एरेज के नाम लिख दिए, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसकी कॉन्कैटिनेटेड फॉर्म आ गई। और वी स्टैक की सूरत में मेरे पास दोनों कॉन्कैटिनेट तो होंगे, लेकिन दोनों के नंबर्स आपस में मर्ज नहीं होंगे, बल्कि ये दो मेरे पास आ जाएंगे मैट्रिक्स। तो कॉन्कैटिनेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ पे हमने एरे 1 को लिखा, एरे 2 को लिखा, और यहाँ पे हमने उनको एच स्टैक कर दिया। तो हमने एंटर किया, तो हमारे पास आप देखें आउटपुट आया 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास एक सिंगल वेक्टर आ गया। और अगर मैं इसी को वी स्टैक कर दूं, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास दो एरेज आ गई। इसी तरह से मैं इनकी बूलियन मास्किंग भी कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एरे है, तो और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ARR ग्रेटर देन 25, तो यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ एलिमेंट की जो ग्रेटर देन 25 होंगी वो सिर्फ प्रिंट होंगी, बाकी सब नहीं होंगी। यानी कि 20 10 और 20 प्रिंट नहीं होगा, 30 40 50 प्रिंट हो गए, बिकॉज दे आर ग्रेटर देन 25। तो ये कुछ हमारे पास एरे के मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और करेंगे भी जब हम आगे चल के प्रोग्रामिंग करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। इसी तरह से हम वक्तन फ़वक्तन हम जो कुछ भी काम करें तो उसके हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत पेश आती है, उसका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम सही जो वैल्यूज़ हैं उनको सही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब इज़ ए पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी for data visualization. It allows users to create static, animated and interactive plots. The most commonly used module within Matplotlib is PyPlot, which provides an interface similar to MATLAB for plotting graphs. अब अगर मुझे एक लाइन प्लॉट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब को और पाईप्लॉट को SPLT, और फिर मेरे पास ये x एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। अगर मुझे सिंपली लाइन प्लॉट करना है तो मैं यहाँ पे मेथड यूज़ करूँगा प्लॉट, और उसके सूरत में उसके लेबल्स के लिए x एक्सिस पे लेबल के लिए मैं यूज़ करूँगा x लेबल, और y एक्सिस पे लेबल के लिए यूज़ करूँगा y लेबल, और जो उसका टाइटल है उसके लिए यूज़ करूँगा टाइटल मेथड, और डॉट शो जो है मेरे डिस्प्ले करेगा मेरे प्लॉट को। तो ये मेरे पास इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे इसने 10 से लेकर 5 तक मेरे पास जो है वो, और बीच की जो वैल्यूज थी उसने इसको इंटरपोलेट कर दिया, खुद ही उसने उसको ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से अगर मुझे स्कैटर प्लॉट करना है तो उसके लिए मैं बाकी चीज़ें तो वैसे ही करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने दो रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं स्कैटर प्लॉट के लिए, और यहाँ पे मैंने जो numpy का जो मेथड है random.rand उसी को यूज़ किया, और 50 वैल्यूज़ जनरेट किए हैं रैंडम x एक्सिस के लिए, और 50 वैल्यूज़ जनरेट किए हैं y एक्सिस के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने लिया है PLT स्कैटर x, y, और यहाँ पे मैंने कलर बता दिया कि कलर रेड होगा और मार्कर 0 होगा, यानी कि जो शेप होगा वो O की शेप में होगा, और फिर x लेबल और y लेबल और टाइटल जस्ट एज बिफोर, और शो भी आएगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास गोल दायरे की शक्ल में, सर्कल में हमारे पास यहाँ पे ये स्कैटर्ड प्लॉट्स आ गए।
इसी तरह से अगर मुझे बार चार्ट को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ ली, कैटेगरीज ABCD और वैल्यूज़ 5, 7, 3, 8। और एक्स एक्सिस पे मेरे पास कैटेगरीज हैं, वाई एक्सिस पे मेरे पास वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे PLT डॉट बार, अगर लाइन ड्रॉ करना है तो प्लॉट, अगर मुझे स्कैटर्ड चार्ट ड्रॉ करना है तो स्कैटर, और अगर मुझे बार चार्ट ड्रॉ करना है तो बार। और फिर यहाँ पे मैंने कैटेगरीज डॉट वैल्यूज़, यानी कि पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, और फिर उसको जो कलर मुझे बताना है वो मैंने दे दिया, जैसे कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो बाकी ये चीज़ें कॉमन है जो हम सब सारे ग्राफ्स में अब तक देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस किस्म का एक बार चार्ट आ जाएगा जिसमें ये मेरे पास ये कैटेगरीज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ है, ये इसका टाइटल है, और इसको मैंने जैसे कलर डिफाइन किया था वैसे ये बार चार्ट ड्रॉ हो गया। इसी तरह से मैं हिस्टोग्राम को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पे मैं HIST के मेथड को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने डेटा जनरेट किया है, रैंडम नंबर्स, और तो यहाँ पे मैंने इसको वैल्यूज़ दे दी, डेटा बिन्स 30, यानी कि मैं जो इसको ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, कितने डेटा पॉइंट्स की करना चाहता हूँ वो मैंने बता दिया 30, कलर ग्रीन और एज कलर ब्लैक, और वैल्यू बता दिया, लेबल कर दिया फ्रीक्वेंसी वाले के ऊपर, और ये मेरे पास आप देख सकते हैं ये हिस्टोग्राम आ गया। और ये हिस्टोग्राम जो है मेरे पास क्यों जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट किया था वो था रैंड एन, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से मैं एक पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। पाई चार्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा पाई, PLT डॉट पाई। इसमें मेरे पास लेबल्स हैं और साइजेस हैं, और यहाँ पे मैंने साइजेस और लेबल्स को लिख दिया। तो ये इसमें ऑटो परसेंटेज है, इसके अंदर ये परसेंट जो है वो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और 1.1 का मतलब है कि वो सिंगल डिजिट डेसिमल पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। और यहाँ पर परसेंटेज का मतलब ये है कि उसको वो जो नंबर होगा उसके आखिर में एक परसेंटेज का सिंबल होगा, ताकि पता चले कि परसेंटेज है। और जो कलर्स हमने बता दिए, इसके अंदर गोल्ड, ब्लू, रेड और ग्रीन है, और यहाँ पे हमने कलर्स उतने ही बताएं जितने हमारे पास यहाँ पे लेबल्स हैं। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये लेबल्स आ गए। यहाँ पे जैसे येलो है, इसके साथ पाइथन क्यों है, क्योंकि आप देखें पहला वाला यहाँ पे पाइथन है, तो यहाँ मैंने लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स क्या हुआ है, तो मैंने पहले को कलर दिया हुआ है गोल्ड, तो वो इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, पाइथन और ये गोल्ड कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और परसेंटेज क्या, जैसे 40, 15, 25 एंड 20, तो यहाँ पे 40 आप देखें तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ रहा है 40.01, वो किसकी वजह से आ रहा है, इस 1.1 की वजह से। और ये जो आखिर में परसेंटेज आ रहा है ये इस वाले परसेंटेज की वजह से आ रहा है। और इसको डिफाइन करने के लिए कि ये परसेंटेज को सिंबल को मुझे इसके साथ नंबर के साथ दिखना है, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट फॉर्मेटिंग सिंबल लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल प्लॉट्स ड्रॉ करना चाहें एक प्लॉट ग्राफ के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास है x इज इक्वल टू NP लाइन स्पेस 0, 10 और 100, यानी कि 0 से 10 तक, और हम इसमें 100 वैल्यूज़ हैं। और फिर मैंने सबसे पहले क्या करूँगा, फिगर लूँगा और फिगर के अंदर सब प्लॉटिंग करूँगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो प्लॉट नहीं कर रहा, बल्कि पहले चूँकि मुझे एक ही फिगर के अंदर दो प्लॉट्स चाहिए, तो मैंने पहले एक फिगर को डिफ़ाइन किया PLT डॉट फिगर। उसमें मैंने जो भी फिगर का साइज़ डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे 10,5 है, ये आप वेरी करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लॉट है मेरे पास PLT सब प्लॉट 1,2,1, और सेकेंड सब प्लॉट है 1,2,2। तो यहाँ पे पहले वन जो ये बता रहे हैं रोज 2 और 2 कॉलम्स और इंडेक्स 1, यानी कि
हम चूँकि अपने पास ये जो फिगर है इसको एक तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे हमारे पास टेबल होता है उसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर हमारे पास एक रो है और दो कॉलम्स है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों सब प्लॉट्स को बराबर में शो करना चाह रहे हैं। तो 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स और उसका इंडेक्स है 1। और प्लॉट में जैसे हम जो भी यहाँ पे जैसे साइन प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने np.sinx को यूज़ कर लिया। चूँकि हमने यहाँ पर np को यूज़ किया था तो हमने यहाँ पे साइन फंक्शन को यूज़ कर लिया है। इनकी यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ को एज अ साइन वैल्यूज़ के तौर पर डिस्प्ले करेगा। और फिर यहाँ पे हमने लेजेंड ले लिया। तो अब ये हमारे पास ये इंडेक्स से क्या पता चलेगा, यानी कि पहला वाला मेरा जो, चूँकि मैंने इसको 1,2 किया हुआ है, यानी कि 2 कॉलम्स में क्या हुआ है, तो मेरा सब प्लॉट 1 पहले वाले कॉलम में अपीयर होगा और सब प्लॉट 2 दूसरे वाले कॉलम में अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका इंडेक्स लिया हुआ है वो 2 लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने इसको कॉस फंक्शन के तौर पर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने इसको टाइटल, अब यहाँ पे हम, इससे पहले आपने देखा होगा हमने सिर्फ टाइटल लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने SVP टाइटल हम लिख लें, क्योंकि अब हम इसको सब प्लॉटिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस एंड टाइटल ऑफ द इंटायर फिगर, ये पूरी फिगर का टाइटल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 2 प्लॉट्स आ गए और ये मेरे पास ये जो मेरे पास कॉलम नंबर 1 है उसमें मेरे पास ये साइन वेव का प्लॉट आ गया और कॉलम नंबर 2 जो है उसमें मेरे पास ये कॉस फंक्शन का आ गया। अगर मैं इसको ऊपर के नीचे करना चाहूँ तो मैं इसको फिर क्या करूँगा, 1,2 के बजाय 2,1, यानी कि 2 रोज और सिंगल कॉलम। तो फिर उस हिसाब से ये मैं इसको अप एंड डाउन भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब इसी के अंदर मैं अपने ग्राफ को, आपने देखा होगा सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो सिंपल है, इसके अंदर कोई ग्राफ की लाइंस वगैरह ये सब नहीं है। अगर मैं वो शो करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास है, जैसे हमने प्लॉट लिया, इसके अंदर हमने x और y की वैल्यूज़ ली और लेबल दे दिया, वो हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन लाइन स्टाइल इजिकल टू डैश किया और कलर इजिकल टू ब्लू कर दिया। इसी तरह से मैंने दूसरा प्लॉट लिया, इसको लेबल कोसाइन कर दिया और यहाँ पे लाइन स्टाइल सॉलिड ले लिया और कलर रेड कर दिया। तो अब जब यहाँ पे आप देखें मेरे पास 2 लाइन्स ड्रॉ हुई हैं, जिसको मैंने रेड और सॉलिड किया था, आप देख सकते हैं वो मेरे पास सॉलिड में और ये डैश में मेरे पास ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल होता है उस वक्त के, अगर हम ब्लैक एंड वाइट में खास करके अगर प्लॉटिंग कर रहे हैं और दोनों ग्राफ्स को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें, तो फिर एक को डॉटेड कर दिया या एक को जो हमने डैश कर दिया और एक को हमने सॉलिड कर दिया। बाकी इसके अंदर plt.legends से वो लेजेंड्स को शो करता है। और हाँ, अगर ग्रिड को हम ट्रू कर देंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस भी अब शो कर रहा है। तो ये उसके कुछ बेसिक्स थी मैटप्लॉटलिब की जो हमने देखी। अब आगे जो हम उसका लीनियर रिग्रेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन उसको देखेंगे।